रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरिमा अपने मायके में होती है। उसका अब वहाँ से अपने ससुराल आने का टाइम हो चुका था। गरिमा अपने बैग्स की पैकिंग कर रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन सुधा वहाँ आती है और उसको पैकिंग करता देखकर उससे बोलती है, दीदी कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है आपकी? मेरी प्यारी बहन, हम यहाँ से अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करने के लिए शीघ्र ही तैयारी कर रहे हैं। क्या आप ससुराल जा रही हैं वापस? लेकिन क्यों? हाँ, तेरे जीजू का मन नहीं लग रहा है ना, इसलिए। अरे तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है, उन्हें ही यहीं बुलवा लो ना दीदी। नहीं, माँ जी और मेरी ननद कुसुम को भी काफी दिक्कत हो रही है। दीदी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपके बिना वहाँ सारे काम अधूरे हैं। हाँ, ऐसा ही समझो। तुम भी ना बस सवाल पर सवाल किए जा रही हो, ये नहीं कि अपनी दीदी की थोड़ी हेल्प कर दूं। अरे दी आप भी ना। ऐसे ही कुछ देर में पैकिंग फिनिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ गरिमा का पति ओम उसे लेने आता है। वो आपस में गरिमा की माँ संता और सुधा से बात कर रहा होता है। तभी गरिमा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। ऐसे ही बातों बातों में ओम सुधा से बोलता है, अरे तुम्हारी दीदी भी ना हर बार सिर्फ सजने संवरने में ही 2-3 घंटे लगा ही देती है। हाँ वो तो है जीजू, मेरी दीदी को मेकअप का बहुत शौक है। क्यों दीदी आपको परेशान करती हैं क्या? वैसे परेशान तो बहुत करती है तुम्हारी दीदी, लेकिन मुझे उसका परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे मेरी आधी घरवाली ना परेशान करती है और ना ही मुझसे प्यार करती है। मुझे उससे बहुत शिकायत है। अरे जीजू, सालियों को आधी घरवाली जरूर बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए होता है। पर आप तो यही सच मान बैठे हैं। अब बोला जाता है तो होना भी चाहिए। अब कुछ भी कहो, मैं तो तुम्हें आधी घरवाली ही समझता हूँ। हाँ हाँ, हम तो पिज्जा बर्गर है जिसके टुकड़े कर लिए और आधा आधा बांट लिया। क्यों ना तुम भी हमारे यहाँ कुछ दिन के लिए चलो। फिर मैं भी अपना सामान पैक कर लूँ। हाँ हाँ, लेकिन पैकिंग से पहले मुझे माँ और दीदी से भी पूछना होगा। माँ तक तो ठीक था, लेकिन दीदी से क्यों पूछना? अरे दीदी के घर जा रही हूँ तो उनसे तो पूछना जरूरी है। भला तुम्हारी बहन को क्यों प्रॉब्लम होगी तुम्हारे जाने से? जीजू मैंने कब कहा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, बस जरूरी है पूछना। जैसा तुम चाहो, लेकिन जल्दी। हाँ, मैं और वेट नहीं कर सकता, थोड़ा जल्दी करना। ओके माय स्वीट जीजू। इतना बोलकर सुधा अपनी माँ से पूछती है। उसकी माँ उसे जाने के लिए हाँ बोल देती है और वो अपने कमरे में जाकर अलमारी से कपड़े और जरूरत की चीजें बैग में रखना शुरू कर देती है। तभी वहाँ गरिमा शीशे के सामने बैठकर मेकअप भी कर रही होती है और उसकी फुर्ती देखकर गरिमा उससे बोलती है, मैडम ये कपड़े पैक करके कहाँ जा रही है? अपने जीजू के घर जा रही हूँ। मतलब मैं आप दोनों के साथ आपके ससुराल जा रही हूँ। क्यों? मेरा मतलब है कि क्या करेगी तू वहाँ जाके? दीदी आप मुझे इनडायरेक्टली मना तो नहीं कर रही ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करती है, चल तू मेरे साथ। कहीं आप डर तो नहीं गई कि मेरे आने से आपके ही घर में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी? मुंह बंद कर अपना, बस फालतू बकवास करने को बोल दो। मुझे तो लग रहा है कि आप थोड़ा झिझक रही हो कि कहीं जीजू आपका पल्लू थामने की जगह मेरे दुपट्टे में ना लिपट जाएं। हाँ हाँ, यही तो काम रह गया है अब कि मैं अपनी बहन और अपने पति पर शक करूं और सगी बहन को ही सौतन बना लूं। दीदी ये क्या कह दिया तुमने? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। आप तो गुस्सा ही हो गई मुझसे। तू बात ही ऐसी कर रही है कि मेरा पारा चढ़ जाए। वैसे अपने जीजू से पूछा तूने इस बारे में? उन्होंने ही मुझे कहा था साथ चलने को। ओह, तभी तो कहूँ तेरी चोंच इतनी ज्यादा कैसे खुल रही है। हेडमास्टर ने जब हाँ कह ही दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने टोकने वाली। अब तो मैं ना भी जाऊँ तो भी ओम को चलेगा, क्योंकि उनकी प्यारी साली जो जा रही है। क्या दीदी अब आप मेरी टांग खींच रही हो? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं और तेरे जीजू तेरा इंतजार कर रहे हैं। गरिमा की बात सुनकर सुधा तैयार होती है और अपना सामान कार की डिक्की में रखवा देती है। ओम कार से उन दोनों को घर ले आता है, जहाँ पर ओम की माँ रोशनी उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो वो सुधा को देखकर बोलती है, अच्छा हुआ गरिमा तुम इसे भी अपने साथ ले आई। थैंक्स माँ जी, पर दीदी मुझे यहाँ नहीं लाना चाहती थी, मुझे तो जीजू लाए हैं यहाँ। तो फिर शुरू हो गई। अरे पहले हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। रोशनी की बात सुनकर सब फ्रेश होने के बाद खाना पीना शुरू करते हैं।
खाने के बाद वो तीनों आपस में कभी बातें करते तो कभी गेम्स खेलते। तीनों आपस में ऐसे ही काफी समय खुशी से बिताते हैं। सुधा गरिमा के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती, जिसे देखकर गरिमा सुधा की तारीफों के पुल बांधने लगती है। ऐसे ही एक दिन ओम की शर्ट का बटन टूट जाता है। वो गरिमा को आवाज लगाता है, लेकिन गरिमा और सुधा दोनों ही रसोई में काम कर रही थी। गरिमा ओम की आवाज सुनकर सुधा से बोलती है, ओफो, ये भी ना बस सुबह शाम गरिमा गरिमा चिल्लाते रहेंगे। कभी इनकी जुराबें ढूंढ कर दो, कभी टाई। सुधा, तू देख तो जरा, क्यों बुला रहे हैं तेरे जीजू? ठीक है दीदी, मैं अभी जाती हूँ, गैस पर सब्जी देखते रहना। सुधा उसकी बातें सुनकर कमरे में जा ही रही होती है। कमरे में घुसते ही दरवाजे के पीछे छुपा ओम सुधा को हक कर लेता है और सुधा चिल्लाते हुए बोलती है, जीजू, मैं गरिमा नहीं सुधा हूँ, छोड़ो मुझे। ओ साली साहिबा, अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मैं तो तुम्हें किस भी करूंगा अब। अरे जीजू, मान जाओ ना। अरे अपनी साली के साथ ही तो रोमांस किया जाता है। अगर मैं किसी और के साथ यही हरकत करूं और वो मुझे गुस्सा करे तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारे साथ। जीजू, मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा, आप छोड़ो मुझे। ओफो, लो छोड़ दिया मैंने। अब खुश? वैसे मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, इसीलिए मैंने गरिमा को बुलाया था। मैं बटन लगा दूंगी, पहले आप शर्ट तो दीजिए। ऐसे ही लगा दो ना। ओम की बात सुनकर सुधा शर्ट का बटन लगाती है और तभी ओम उसे किस करने की कोशिश करता है। वो उसे पीछे करते हुए गरिमा के पास जाती है और उसे ये बात बताते हुए बोलती है, दीदी, जीजू का नजरिया मुझे लेकर कुछ बदल रहा है। क्या हुआ तेरे जीजू को? उन्होंने मुझे हक किया, मेरे बहुत मना करने पर उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन दोबारा किस करने की कोशिश की। क्या तू सच कह रही है ना? मैं भला इतना घटिया मजाक आपसे क्यों करूंगी दी? गरिमा ओम के पास जाकर उसे तेज के थप्पड़ मारते हुए बोलती है, ओम, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। सुधा मेरी बहन है, लेकिन तुमने उसके साथ। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया उसके साथ। मुझे पता है तुम्हारी हरकतें, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी सुधा को यहाँ लाने से। मुझे लगा था तुमने ये हरकतें छोड़ दी, लेकिन तुम बदले ही नहीं। गरिमा, मेरी बात तो सुनो। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। सुधा, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा उस वजह से। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है और आप ये हरकत मेरे साथ या किसी और लड़की के साथ नहीं करोगे, तो मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मिष्टी का शुरू से ही एक ही सपना था कि उसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ, ऐशो आराम और बहुत सारी धन दौलत हो। मिष्टी एक काफी पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि अपने बॉयफ्रेंड अनुभव के साथ एक कार के शोरूम में काम किया करती थी। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट थी, तो वहीं अनुभव बिलिंग काउंटर पर काम करता था। अनुभव उससे सच्चा प्यार करता था और एक दिन अनुभव मिष्टी से बोलता है, मिष्टी, हम दोनों मिलकर अपना सपने पूरे करेंगे। देखना, एक दिन ऐसी ही कार हमारे पास भी होगी। पर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर सपने पूरे करेंगे अपने। आजकल की दुनिया इतनी स्मार्ट हो गई है और ये बेवकूफ इंसान और मिष्टी वो मेहनत क्यों करे। मैं अपने लिए एक अच्छा सा अमीर लड़का चुनूंगी, रातों रात अमीर हो जाऊंगी मैं। हेलो मैडम, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचने लगी थी हम दोनों के बारे में। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तभी एक सफेद गाड़ी से हितेश नाम का एक लड़का वहाँ आता है। मिष्टी हितेश को देखकर उसके बारे में जानकर उसकी दीवानी हो जाती है और उसे मीटिंग रूम तक छोड़कर वापस अपने रिसेप्शन डेस्क पर आती है, जहाँ उसके बारे में सोचने लगती है। लड़का हैंडसम भी है, काफी अमीर भी है। मिष्टी बेटा, जैसा तूने सोचा था बिल्कुल वही है। लपक के पकड़ ले अब तो इसे। मिष्टी हितेश के बारे में सोचते सोचते ही अपना काम भी करती रहती है। साथ ही वो उसके बाहर आने का भी इंतजार करती है ताकि वो कुछ देर के लिए हितेश से बात कर सके। थोड़ी देर बाद हितेश बाहर आता है और मिष्टी उसको रोककर बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए,
बट आपको यहाँ रजिस्टर में एंट्री करनी है। मुझे आपके कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। यस मैम, ऑफ कोर्स, पूछिए। हितेश रजिस्टर में एंट्री करके वहाँ से चला जाता है और मिष्टी जल्दी से रजिस्टर से उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। तभी उसकी नजर उसके नाम पर जाती है और वो बोलती है, यहाँ हितेश लिखा है और मीटिंग शेड्यूल में तो खैर छोड़ ना मिष्टी, क्या पता वो उसके फादर का नाम हो। शाम को जब ऑफिस खत्म होता है तो वो अभिनव के साथ घर जा रही होती है, जहाँ रास्ते में वो हितेश के बारे में ही सोचती रहती है और बहुत खुश होती है। अनुभव उसे यूं ही मन मुस्कुराता हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ जान, आज मेरी जान बहुत खुश लग रही है, कोई खास बात है क्या? खुश तो होगी ना, मेरा सपना बहुत जल्द पूरा जो होने वाला है। मेरा मतलब कि तुम मेरे साथ हो तो हम मिलके अपने सपने पूरे करेंगे। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाते ही वो हितेश को मैसेज करती है और अपने बारे में बताती है। हितेश भी उससे बातें करने लगता है और देखते ही देखते मिष्टी अनुभव से दूर होने लगती है और हितेश के करीब आ जाती है। एक दिन अनुभव उन दोनों को एक साथ देख लेता है और जब मिष्टी शोरूम आती है तो अनुभव उससे बोलता है, वाह, क्या प्यार है तुम्हारा, प्यार उस अमीर लड़के से करती हो और ढोंग मुझसे, ये साथ निभाया तुमने मेरा। हो गया तुम्हारा, बोल लिया ना तुमने। और वैसे भी मेरी किस्मत मुझे एक मौका दे रही है अपनी किस्मत को सुनहरा बनाने का, तो मैं इस मौके को क्यों गवाऊं। और वैसे भी तुम्हारे साथ रही ना तो मेरा फ्यूचर कभी नहीं चमकेगा। अरे तुम तो दो मुंह वाली सांप निकली, अगर ऐसा ही था तो इतने दिन तक अच्छी बनने का और मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों किया? देखो, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। अरे वो तो बस एक अट्रैक्शन था और ये सब भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरी सारी जरूरतों को टाइम पर पूरा कर देते थे। लेकिन सिर्फ जरूरतों से काम नहीं होता ना, मुझे मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ चाहिए जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। अब तुम चाहे मुझे दो मुंह वाला सांप बोलो या दो चेहरे वाली लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो अपनी जॉब और अनुभव दोनों को लात मारकर हितेश से शादी कर लेती है। और जब हितेश उसे अपने घर ले जाता है तो उसका छोटा सा घर देखकर मिष्टी हैरान हो जाती है और बोलती है, हितेश, ये किस नौकर के घर में ले आए तुम मुझे? देखो, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, पहले हम अपने घर चले फिर मिल लेना तुम्हें जिससे मिलना है। मिष्टी, ये मेरा छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेले रहता हूँ। बचपन से बड़े मालिक शंकर प्रसाद जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उनका मुझ पर बहुत उपकार है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। क्या? इसका मतलब तुम एक नौकर हो? अगर तुम नौकर हो तो उस दिन इतनी महंगी गाड़ी। बड़े मालिक मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और उनका सारा काम मैं ही संभालता हूँ। छोटे मालिक विदेश में है ना, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं ही सब काम संभालता हूँ। वो उस दिन रजिस्टर में उन्हीं का नाम था, मालिक नहीं आ सकते थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा था। हितेश की सच्चाई जानकर मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही अनुभव के सच्चे प्यार का भी। वो उसी समय रोते हुए अनुभव के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए बोलती है, अनुभव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मिष्टी रोते हुए अनुभव को सारा सच बता देती है और साथ ही कहती है, मुझे माफ कर दो, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। जो दो चेहरे लेकर घूमते हैं ना मिष्टी, उनके साथ ऐसा ही होता है। और अगर सच में तुम्हें प्यार की कदर हुई होती तो तुम आज हितेश की गरीबी देखकर मेरे पास नहीं आती, बल्कि उसकी गरीबी को इग्नोर कर उसका सच्चा प्यार देखती, उसके साथ रहती। और अगर तुम सच में बदल गई हो ना तो हितेश के पास जाओ और उसको सारा सच बताओ। अनुभव उसे हितेश के पास ले जाता है और मिष्टी अपना सारा सच बताती है। मिष्टी दोनों से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसका ये असली रूप देखकर हितेश की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है, तो ये है तुम्हारी असली रूप, इसलिए तुम मेरा छोटा सा घर देखकर हैरान हो गई थी, है ना? मुझे माफ कर दो हितेश, पर अब मैं समझ गई हूँ और मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो।
हितेश, इसे माफ कर दो। मिष्टी को सच में अपनी गलती का एहसास है और माफ करने वाला तो सबसे बड़ा होता है। इसका प्यार भले ही झूठा था, भले ही ये दो चेहरे लेकर घूम रही थी, पर तुम तो इससे सच्चा प्यार करते थे ना, तो इसे प्लीज माफ कर दो। अनुभव की बात मानकर और अपने सच्चे प्यार को देखकर हितेश मिष्टी को एक मौका दे देता है और उसे माफ कर देता है। मिष्टी और हितेश अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करते हैं और दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हैं और देखते ही देखते दोनों मिलकर अपने सपनों का महल खड़ा करते हैं और धीरे धीरे मेहनत करके ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नायरा डिगिन कैफे में 1 घंटे से लगातार कार्तिक का इंतजार कर रही थी। तभी भागते हुए कार्तिक नायरा के पास हाथों में गुलाब लिए आता है और उससे कहता है, नायरा सॉरी यार, आने में देर हो गई। वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, फिर मैं भागते भागते आया वहाँ से। तुम्हें पता है ना मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम हो कि बाय, मैं नहीं बात कर रही तुमसे। नायरा मेरी बात तो सुनो प्लीज यार, मान जाओ। नायरा चली जाती है और उसके पीछे पीछे कार्तिक भी चलने लगता है और उसे मनाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती। सामने से अचानक एक बाइक आ रही होती है और नायरा को इस सब के बारे में नहीं पता होता। तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने गले से लगाकर बोलता है, तुम पागल हो क्या नायरा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरी तो जान ही निकल गई थी अभी। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल हमारी शादी है, तुम्हें पता भी है मैं कितनी मुश्किल से छुपते छुपाती यहाँ पर आई हूँ तुमसे मिलने। हाँ तो मैं भी तो छुप कर आया हूँ तुमसे मिलने, मेरी चुईया। हाँ मेरे बंदर, आई नो। चलो अब इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। वैसे भी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब लॉकडाउन लगा दे। हाँ नायरा, कल से हम पति पत्नी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे, इसलिए आज फिर से तुम्हें एक बार प्रपोज कर रहा हूँ। आई लव यू नायरा, आई लव यू सो मच मेरी चुईया। आई लव यू टू कार्तिक, मेरा बंदर। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन कार्तिक और नायरा दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोर्ट चले जाते हैं और वहां जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद नायरा की विदाई होती है और वो कार्तिक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ उसकी सासू माँ सुहासिनी उसका गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। हाँ माँ, मैं तो थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। आह मेरी कमर दर्द कर रही है। हाँ माँ जी, अच्छा मैं भी जाऊँ? मैं इनको बाम लगा देती हूँ, बंदर को दर्द हो रहा है। बहू तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। दोनों कमरे में चले जाते हैं और नायरा कार्तिक को बेड पर धक्का देकर गिरा देती है। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है उसकी। किसकी? वही हस्बैंड वाइफ वाले रोमांस की। नहीं तो किसने कहा तुमसे? मैं जानती हूँ तुम्हारे कोई कमर में दर्द नहीं हो रहा, सब नौटंकी कर रहे थे बाहर तुम, बंदर कहीं के। अगर मैं बंदर हूँ तो तुम चुईया हो, समझी? इस तरह दोनों एक दूसरे से पिलो फाइट करने लगते हैं और अपनी इस क्यूट सी नोकझोंक में आधी रात कर देते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले दिन सुहासिनी उनके कमरे के बाहर आकर नॉक करती है और बोलती है, कार्तिक, नायरा, दोनों जल्दी उठकर नीचे आ जाओ, नाश्ते पर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक नहाकर तैयार हो जाता है। तभी नायरा अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही होती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। ऐसे में कार्तिक उसकी तरफ जाता है और डोरी बांध देता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से मिरर में देखने लगते हैं और कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद वो नाश्ता करने के लिए नीचे चले जाते हैं। माँ जी आप कुछ कह रही थी? हाँ नायरा, जैसे कि तुम्हें पता है कि पगफेरे की रस्म शादी के अगले दिन ही होती है, तो तुम्हें आज अपने मायके जाना पड़ेगा और ये रस्म निभानी पड़ेगी। क्यों माँ, नहीं जाएगी नायरा कहीं भी? रहने दो, कल ही तो आपके बेटे की उससे शादी हुई है। कार्तिक, उसे जाना तो पड़ेगा ही ना, और वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो इसे हमेशा यहीं रहना है। माँ जी सही कह रही है कार्तिक, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पक्का? पक्का कार्तिक, प्रॉमिस।
मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे तुम दोनों भी ना, अरे रस्म ही तो है, अगर नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं भेजती इसे। चलो कार्तिक, अब बिना देर किए इसको छोड़ कर आओ इसके मायके। कार्तिक नायरा को छोड़ने के लिए उसके मायके जाता है और उसकी मम्मी आकांक्षा के पैर छूता है। आकांक्षा दोनों का ही घर में टीका करके स्वागत करती है और चाय नाश्ता देते हुए कहती है, कार्तिक, तुझे ये ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना बेटा? माँ, आपने इसको यहाँ बुला लिया, अब कैसे तंग करेगी मुझे? ओ मेरा बंदर, अभी से याद आने लगी मेरी। देखो, तुम ज्यादा मत बनो, ठीक है? हाँ, आ रही है याद, तुमको तो आती नहीं है ना? ओफो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अरे पति पत्नी हो तुम, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं जो सारा दिन लड़ते रहते हो। माँ देखो ना, फिर से परेशान करने लग गई। अच्छा कार्तिक, अब तुम ध्यान से घर जाना और 2 दिन बाद नायरा को लेने आ जाना। कार्तिक उसे बाय बोलकर अपने घर लौट जाता है और घर पहुंचकर नायरा के बारे में सोचने लगता है और उसे याद करता है। ऐसे ही शाम को जब वो टीवी ऑन करके देखता है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि कोरोना महामारी की वजह से देश की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है और सरकार को अचानक संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। जैसे तैसे कर कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन ये 1 महीना नायरा और कार्तिक के लिए बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते थे और इस कोरोना की महामारी में लॉकडाउन की वजह से वो दोनों पल पल बस एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे की सलामती के बारे में ही सोचते रहते थे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हर जगह कड़ा पहरा था। पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था और अगर जाता तो सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम से। इस सब के बीच कार्तिक और नायरा के बीच में बेहद दूरियां आ जाती हैं और जब एक दिन उनके सब्र का बांध टूट जाता है तो कार्तिक अचानक नायरा को फोन करके उसे अपने घर की बालकनी पर आने के लिए बोलता है और खुद मास्क लगाकर पुलिस वालों से छुपते छुपाते उसके घर की बालकनी के नीचे पहुंच जाता है, जहां नायरा पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और कार्तिक को ऐसी हरकतें करते देख उसे डंडों से मारने लगते हैं। तभी कार्तिक जोरों से चिल्लाता हुआ उन पुलिस वालों से कहता है, सर मारिए मत, मैं अपनी बीवी से ही मिलने आया था। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, ये मेरे पति है, इन्हें जाने दीजिए। अरे पागल समझा है पुलिस वालों ने, तेरी बीवी दूसरे के घर की करेगी? सर मेरी नई शादी हुई थी, मिला भी नहीं जब से, और पग फेरे की रस्म वाले दिन ये यहाँ आई थी और तभी ये लॉकडाउन में यहाँ फंस गई। हाय बेचारे की हालत देख, खीर बना ली लेकिन खा नहीं पाया। कार्तिक वापस अपने घर लौटने से पहले नायरा को अच्छे से बाय बोलता है, उसे फ्लाइंग किस भी देता है और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले नायरा को मैसेज करता है। शायद लॉकडाउन का असर है, ये जो अपनी नजदीकियां बढ़ने लगी, आज ये 40 फुट की दूरी क्या बिछी, कमबख्त ये नजरें तुम्हें याद करने लगी। अपना ख्याल रखना कार्तिक, मेरे लिए तुम्हारी सलामती से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करते हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलना शुरू हो जाता है और जैसे ही कार्तिक को लगता है कि अब वो जाकर नायरा को वापस ला सकता है तो वो तुरंत उसे लेने के लिए उसके मायके जाता है और उसे वापस घर लाता है, जहां उसने पहले से ही अपने रूम को बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किया होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे में खो जाते हैं और साथ ही अपनी फर्स्ट नाइट को भी एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कार्तिक और नायरा की लॉकडाउन वाली शादी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी कार्तिक और नायरा जैसे कपल्स जिनकी शादी इसी तरीके से लॉकडाउन में हुई हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए और हमें कमेंट करके भी बताइए। साथ ही अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखिए और 2 गज की दूरी और मास्क लगाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।